नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल शिवास जीएस में स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो टॉपिक है इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आजकल काफ़ी न्यूज़ में है, वो है गवर्नर। इसका पार्ट 2 भी आएगा। पहले पार्ट 1 में देख लेते हैं, पार्ट 1 में जितना आएगा, फिर उसके बाद बाकी जो केस स्टडीज़ है वो सब पार्ट 2 में आएगा। पहले चलिए देखते हैं गवर्नर जो है हमारे अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 153 टू 167 जो डील करता है स्टेट एग्जीक्यूटिव को। और इससे पहले देख लेते हैं स्टेट एग्जीक्यूटिव क्या है। स्टेट एग्जीक्यूटिव गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट को मिला के होता है। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखना पड़ेगा स्टेट एग्जीक्यूटिव क्या है। तो बाकी के जो आर्टिकल है वो लास्ट पेज में मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट चलिए देखते हैं। ये जो ऑफिस ऑफ द गवर्नर है हमारा, ये लाया हुआ है कहाँ से ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ये बोरो किया हुआ है। और दूसरा हो गया अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये गवर्नर को अपॉइंट करता है, ये लाया गया है कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। तो ये दोनों चीज़ को याद रखिएगा, काफ़ी क्वेश्चन में बहुत बार क्वेश्चन में आता है। नेक्स्ट चलिए देखते हैं वो अपॉइंट कैसे होते हैं। वो डायरेक्टली अपॉइंट होते हैं प्रेसिडेंट के अंडर में। और एक पॉइंट है यहाँ पर, अंडर हिज और हर हैंड एंड सील। ये जो पॉइंट है कि हैंड एंड सील, इसका मतलब है कि जो अपॉइंटमेंट लेटर होता है गवर्नर का, जो भी अपॉइंटमेंट लेटर होता है उसमें सिग्नेचर बियर करता है किसका, प्रेसिडेंट का, एलोंग विथ सील। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का सील रहेगा और सिग्नेचर भी रहेगा। लेकिन जो अंडर हिज हैंड और सील नहीं रहता है, मतलब इसका मतलब है कि काफ़ी सारे जो अपॉइंटी है, काफ़ी सारे एग्जीक्यूटिव है जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट होते हैं, बट नॉट अंडर हिज सील एंड स्टैम्प। वो कैसे होता है ना, प्रेसिडेंट के फॉर्म में कोई दूसरा साइन करता है, जैसे उनका पीए साइन करता है या और कोई साइन कर देता है, उसको ये जो वर्ड दिया हुआ है प्रेसिडेंट अंडर हिज हैंड एंड सील नहीं रहेगा। ये चीज़ को समझना है, अंडर हिज और हर सील एंड हैंड का मतलब क्या होता है करके। नेक्स्ट चलिए देखते हैं। नेक्स्ट है डुअल रोल वो प्ले करते हैं। डुअल रोल कैसे, फर्स्ट तो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक नॉमिनी है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का एक एजेंट है जो कि हर स्टेट में वो रहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का एजेंट की तरफ से। एजेंट मतलब क्या करते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी न्यूज़ है, जो भी कम्युनिकेशन है स्टेट का, वो देते हैं। वो मतलब एक मीडियम रहते हैं, माध्यम रहते हैं। और दूसरा क्या है, वो एक इंडिपेंडेंट ऑफिस भी है। जो गवर्नर ऑफिस है वो एक इंडिपेंडेंट ऑफिस है। वो कोई ऐसे नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है या सेंट्रल गवर्नमेंट के मतलब फॉर्म में काम कर रहा है, ऐसे कुछ नहीं है। वो आज इट इज़ एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पद है। और दूसरे साथ है कि इंडिया का जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका नॉमिनी भी है। और दूसरा चलिए देखते हैं। हाँ, इसके अकॉर्डिंगली एक सुप्रीम कोर्ट का 1979 का एक जजमेंट है, उसके अकॉर्डिंगली ये इंडिपेंडेंट है। ये कोई मतलब नहीं है कि सबऑर्डिनेट है, जैसे हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सबऑर्डिनेट में जो मिनिस्ट्री वगैरह काम करते हैं वैसे नहीं है। ये अलग से सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन है। और दूसरी चीज़ है, आज पर कॉन्स्टिट्यूशनल, हाँ, जो गवर्नर होगा उसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ 2 ही कंडीशन रखा हुआ है। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि वो 35 ईयर्स कंप्लीट करना चाहिए। और दूसरी बात है क्या, वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, बाहर का सिटीजन गवर्नर नहीं हो सकता है। ये 2 चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। इसके अलावा बाय कन्वेंशन ओवर द ईयर, मतलब बहुत सारे बदलाव आते रहता है, इसलिए क्या कुछ नियमों में मतलब तब्दीली किया हुआ है। बट ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं है, बट ये प्रैक्टिस में लाया जा रहा है। क्या है कि वो उसी स्टेट का नहीं होना चाहिए। क्यों, अगर वो स्टेट का रहेंगे तो उनके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर, पॉलिटिकल इफेक्ट रहेगा। इसलिए ये चीज़ को ध्यान रखा जाता है कि जो गवर्नर है वो दूसरे स्टेट को होना चाहिए। और दूसरी बात है कि गवर्नर अपॉइंट करने से पहले वो स्टेट का जो सीएम है उससे भी कंसल्ट किया जाता है। किस लिए, ताकि स्मूथ रनिंग हो। उनके बीच में कोई ऐसे पता चला कि मेरा और आपका ठीक जम नहीं रहा है और मेरे को ही आपको स्टेट में गवर्नर बना दिया, तो क्या वो थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन होता है। तो इसीलिए वो चीज़ को भी देखा जाता है। ये 2 चीज़ हो गया। तो ये सब चीज़ आपको याद रखना है। यूपीएससी हो, स्टेट एसएससी हो, स्टेट यूपीएस, स्टेट पीसीएस हो, या कोई भी
एग्ज़ाम में ये सब चीज़ क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। इसमें हम डेस्क्रिप्टिव भी कवर कर रहे हैं, उसके साथ ऑब्जेक्टिव अगर इसी में से कोई क्वेश्चन आएगा, जैसे कौन सा सुप्रीम कोर्ट का कौन सा नियम के तहत या कौन सा जजमेंट के तहत क्या है कि जो गवर्नर ऑफिस है वो कॉन्स्टिट्यूशनल पद अलग से है, तो ऐसे सारे बहुत सारे क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट पेज चलते हैं। देखिए नेक्स्ट में हो गया क्या है और कंडीशन क्या क्या होना चाहिए। ये तो हो गया क्वालिफिकेशन, जो कि एक प्रेसिडेंट बनने के लिए 35 ईयर्स और वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, और कन्वेंशन के तौर पर हम देखते हैं कि जनरली वो दूसरे स्टेट के होना चाहिए। दूसरी बात है कंडीशन क्या होना चाहिए और क्या क्या कंडीशन उनमें होना चाहिए कि कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वो नहीं होल्ड कर रहे होंगे, कोई बिजनेस ऐसे है कि मान लीजिए वो कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कोई IAS है IPS है, ऐसे नहीं होना चाहिए। दूसरी बात है कि वो कोई मेंबर का हाउस का कोई मेंबर भी नहीं होना चाहिए, जैसे वहाँ उसी स्टेट का स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात है कि विदाउट पेमेंट जो हमारा राजभवन होता है हर स्टेट में, उसी को यूज़ करेंगे। और दूसरी बात है बाकी जो प्रिविलेज है, बाकी जो सुविधा है वो स्टेट के अकॉर्डिंग, स्टेट का जो रूल के अकॉर्डिंग उनको मिलेगा। ये डिवाइडेड के बदले वहाँ डिसाइडेड होगा, देख लीजिएगा, बाय पार्लियामेंट। फिर उसके बाद पार्लियामेंट जो निर्धारित करेगा उसी स्टेट के हिसाब से, तो वो उनको मिलेगा। ये सब चीज़ उनका सुख सुविधा में आता है। दूसरी बात है उनको सैलरी पहले तो था 1.1 लाख, लेकिन 2018 के बाद ये इसको बढ़ा के 3,50,000 कर दिया गया है। फिर दूसरी बात है और एक चीज़ उसमें कंडीशन, एक नया चीज़ है कि 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 के तहत क्या हुआ है कि इससे पहले कोई भी एक गवर्नर 2-3 स्टेट का नहीं होते थे, एक ही गवर्नर 2-3 स्टेट को रिप्रेजेंट नहीं करते थे। लेकिन अभी इस जो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 के तहत एक गवर्नर 2-3 स्टेट का भी हो सकते हैं, मल्टीपल स्टेट का भी वो गवर्नर हो सकते हैं। मान लीजिए उड़ीसा का कोई गवर्नर है तो उड़ीसा के साथ वो आंध्र प्रदेश तेलंगाना का भी गवर्नरशिप देख सकते हैं, और उनको जो सुख सुविधा मिलेगा वो स्टेट के अकॉर्डिंगली डिवाइड हो जाएगा। मान लीजिए उनको 4 लाख रुपया मिल रहा है, वो 3 स्टेट के हैं तो 3 स्टेट डिवाइड करके उनके हिसाब से उनको सैलरी वगैरह दिया जाएगा। दूसरी बात है उनका टर्म्स कितना साल के लिए रहेगा, 5 साल के लिए, बट सब्जेक्टेड टू प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट। जब तक प्रेसिडेंट चाहेंगे, जब तक उनको लगता है कि नहीं ये रहना चाहिए, तब तक ही रह सकते हैं। बट अगर ऐसे कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं आया बीच में तो 5 साल तक रह सकते हैं, बट सब्जेक्टेड टू प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट। ये चीज़ को याद रखना पड़ेगा। दूसरी बात है जनरली, बट आजकल क्या हो रहा है कि कभी कभी गवर्नर और हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके बीच में कभी कभी क्या हो जाता है, थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस हो जाता है। इससे पहले भी हुआ है, पांडिचेरी में हुआ है, महाराष्ट्र में हुआ है, बहुत सारे स्टेट में हुआ है। तो वहाँ क्या करते हैं जनरली सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली जो नहीं होते हैं, जो गवर्नर वगैरह नहीं जाते हैं, या तो फिर सरकार चेंज हो जाता है। मान लीजिए सेंटर में एक सरकार है और स्टेट में कहीं दूसरा सरकार है, और दूसरा कोई गवर्नर है जो कि दूसरा पॉलिटिकल पार्टी का है, तो उनको जनरली हटा दिया जाता है। मतलब ये बुक में नहीं लिखा हुआ है, ये ऐसे हो जाता है, ये आज पर पॉलिटिक होता है, वो सब आपको भी पता है। तो जो भी हो छोड़िए, उसके ऊपर हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहिए। तो जो है उनको क्या, अगर वो मान लीजिए रेजिग्नेशन देते हैं तो किसको रेजिग्नेशन देंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रेजिग्नेशन देंगे, लेकिन उनका जो ओथ एडमिनिस्ट्रेशन किया जाएगा वो कौन करेगा, चीफ जस्टिस ऑफ दैट स्टेट। जो उनको वो शपथ जो पाठ लेंगे वो उनको कराएंगे चीफ जस्टिस ऑफ उसी स्टेट का। ये जो दोनों चीज़ को ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात है, और एक चीज़ क्या है, प्रेसिडेंट अगर चाहे तो उनको दूसरे स्टेट में ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, रीअपॉइंट भी कर सकते हैं। उसी स्टेट का भी रीअपॉइंट कर सकते हैं या दूसरे स्टेट को भी जा सकते हैं। मतलब रीअपॉइंट हो सकते हैं, और उनका जो 5 ईयर का जो टेन्योर है वो भी बढ़ा दिया जा सकता है, और कहीं भी दूसरे स्टेट में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ये सब चीज़ याद रखिएगा। फिर दूसरी बात है, नेक्स्ट है रिमूवल। वो कैसे हटाया दिया जा सकता है। ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखा नहीं हुआ है कि वो कैसे रिमूव होंगे, किस किस कंडीशन पर रिमूव होंगे। बट 5 साल के बाद भी वो अपना ऑफिस होल्ड कर सकते हैं जब तक उनका सक्सेसर नहीं आता। सक्सेसर मतलब नेक्स्ट कोई गवर्नर अपॉइंट नहीं हो जाता है, तब तक वो ऑफिस होल्ड करेंगे। ये चीज़ को याद रखिएगा। और दूसरी बात है,
और प्रेसिडेंट, मान लीजिए कोई ऐसे कंडीशन हो गया कि गवर्नर का डेथ हो गया या ऐसे कुछ कंडीशन हो गया, तो प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, या चीफ जस्टिस ऑफ दैट स्टेट या और कोई सीनियर मोस्ट जो भी जज है उनको वो गवर्नर के तौर पर उनको अपॉइंट कर सकते हैं जब तक नया गवर्नर नहीं आ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट फिर क्या कंडीशन है। दूसरी बात ये तो हो गया, हम कैसे गवर्नर कैसे अपॉइंट करेंगे, कैसे डिसमिस होंगे, कैसे रिमूवल होंगे और उनका टर्म्स एंड कंडीशन क्या क्या रहेगा। दूसरी बात देखते हैं उनका पावर एंड फंक्शन क्या है। अभी इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं कि जनरली मोटे मोटे तौर पर जो मेन पॉइंट है उसको देखते हैं। बाकी जो क्वेश्चन आंसर के तहत पर कैसे क्वेश्चन आएगा, कैसे आंसर फिर उसका दिया जाएगा, और दूसरी बात है आज तक का क्या डेवलपमेंट है गवर्नर को रोल को लेके, रोल प्ले को लेके आज तक क्या डेवलपमेंट है, क्या क्या उनके ड्रॉबैक्स क्या रहे हैं, क्या प्लस पॉइंट रहे हैं, उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। उसके ऊपर क्या क्या नया नया जजमेंट आया है, फिर कितना तक गवर्नर सक्सेस है उनका जो रोल प्ले करने के लिए, वो दूसरा वीडियो में आएगा। ये है जो फिक्स है, आज पहले से जो गवर्नर अपॉइंट किए जाते थे उनका क्या क्या फिक्स रोल है और फिक्स क्या क्या चीज़ें, उसके ऊपर हम देख रहे हैं। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इनका पावर एंड फंक्शन क्या है, वो क्या क्या पावर अपने ऊपर रखते हैं और क्या क्या काम कर सकते हैं। जो भी ऑल द एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और फाइनेंशियल एंड जुडिशियल पावर एक्सेप्ट, देखिए जैसे हमारे राष्ट्रपति है वो जैसे नॉमिनल हेड रहते हैं हमारे एग्जीक्यूटिव का, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव का, ऐसे भी गवर्नर एक स्टेट का जितना भी एग्जीक्यूटिव होता है, जो भी काम एग्जीक्यूट होता है उसका उनके नाम पर ही चलता है, वो हेड रहते हैं, स्टेट एग्जीक्यूटिव हेड रहते हैं। बट जो गवर्नमेंट का हेड वही चीफ मिनिस्टर है। जैसे सेंट्रल में गवर्नमेंट का हेड रहते हैं प्राइम मिनिस्टर, बट स्टेट में गवर्नमेंट हेड रहते हैं चीफ मिनिस्टर, बट जो जिनके नाम पर शासन चलता है वो है गवर्नर स्टेट में। तो उनके पास भी वही प्रेसिडेंट की तरह जितना भी एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल और जुडिशियल पावर है। बट दो तीन चीज़ जो है जो गवर्नर के पास नहीं है, गवर्नर के पास वो पावर नहीं है। जैसे डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बनाना, जैसे मान लीजिए कोई स्टेट का गवर्नर है, वो बोलेगा मैं जाके जापान में कोई दूसरा कंट्री में जाके अपना रिलेशनशिप बनाऊंगा, वो उनका द्वारा नहीं किया जा सकता, वो उनके पावर में नहीं है। दूसरी चीज़ है मिलिट्री और इमरजेंसी पावर। वो कभी गवर्नर कभी आर्मी को बुला के बोलेगा तुम पाकिस्तान को अटैक कर दो या दूसरा कोई कंट्री को अटैक कर दो, ये सब चीज़ नहीं कर सकते। ये दो चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। और बाकी जो डिप्लोमेटिक और मिलिट्री इमरजेंसी पावर गवर्नर को कुछ कुछ है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल्स उसके ऊपर डिस्कशन किया जाएगा विथ क्वेश्चन एंड आंसर। नेक्स्ट देखिए, पहले देखते हैं चलिए एग्जीक्यूटिव पावर, क्या क्या एग्जीक्यूटिव पावर रहता है। जितना भी स्टेट का जो एग्जीक्यूटिव पावर, जो भी डेली का जो रूटीन का जो भी काम होता है, जो भी अपॉइंटमेंट होता है, जो भी आदेश गवर्नमेंट की तरफ से होता है, मान लीजिए आज आदेश हो गया कि कल सब हॉलीडे है, पब्लिक हॉलीडे है मान लीजिए, या और कोई भी ये पानी दिया जाएगा इस जगह पर दिया जाएगा, या सब ऑफिस बंद रहेगा, जो भी एग्जीक्यूटिव प्लान होता है वो सब गवर्नर का साइन पर और गवर्नर के आदेश पर ही, उनके नाम पर ही चलता है। दूसरी बात है और क्या क्या एग्जीक्यूटिव पावर में आता है, जितना भी ट्रांजैक्शन होता है बिजनेस, जो हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली का और लेजिस्लेटिव काउंसिल का, वो गवर्नर के नाम पर ही होता है। दूसरी बात है गवर्नर अपॉइंट करते हैं चीफ मिनिस्टर को, जो भी चीफ मिनिस्टर कंडीशन है उसमें चीफ मिनिस्टर जो पार्टी जीतेगा उसका जो हेड रहेगा, जिसका बहुमत होगा वो पार्टी का जो हेड रहेगा, उनको सीएम के तौर पर वो अपॉइंट करेंगे। दूसरी बात है एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, जो स्टेट के जो एडवोकेट जनरल है उनको भी अपॉइंट करते हैं गवर्नर। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को भी अपॉइंट करते हैं गवर्नर, और मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो रहते हैं उनको भी ये अपॉइंट करते हैं। दूसरी बात है, दूसरा फिर नेक्स्ट है क्या, और रिकमेंड द इम्पोजिशन ऑफ इमरजेंसी। मान लीजिए कभी स्टेट में कोई इमरजेंसी आ गया, तो उसको रिकमेंड कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि आपके स्टेट में, इस स्टेट में अभी क्या इमरजेंसी आ गया है और उसमें अभी इमरजेंसी राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए या कोई इमरजेंसी होना चाहिए, तो वो चीज़ करेंगे कौन ना, आपके गवर्नर। फिर दूसरी बात है, दूसरा हो गया क्या, नेक्स्ट है हाँ, और क्या, और जो इम्पोर्टेंट उनका है नेक्स्ट है एक्ट एज चांसलर ऑफ स्टेट। चांसलर, जो भी स्टेट के जितना भी यूनिवर्सिटीज़ है सभी के चांसलर गवर्नर ही माना जाता है। गवर्नर जो है उसी स्टेट के चांसलर के रूप पर आते हैं। बट
आज ये चांसलर वो क्या करते हैं ना, जो स्टेट के जो वाइस चांसलर है वो भी अपॉइंट करते हैं। बट कुछ स्टेट है, रिसेंटली वेस्ट बंगाल ने एक नियम लागू किया है कि उनके बदले, मतलब गवर्नर के बदले चीफ मिनिस्टर रहेंगे उसी स्टेट का जो चांसलर। बट अभी तक ये बिल फाइनली पास नहीं हुआ है क्योंकि गवर्नर का साइन नहीं हुआ है। उस चीज़ के मैटर पर हम दूसरे वीडियो में उस चीज़ को डिटेल डिस्कस करेंगे। और भी बहुत सारे स्टेट है, जैसे महाराष्ट्र हो गया, केरला हो गया, इन लोगों ने भी बिल पास किया हुआ है कि स्टेट में जैसे सेंटर में जैसे पीएम सब पावर रखते हैं, तो स्टेट में भी क्यों ना रखा जाए कि स्टेट का जो सीएम है वही रहेंगे चांसलर ऑफ सभी यूनिवर्सिटीज़। बट एक यूनिवर्सिटीज़ है जो आपका रह गया विश्व भारती यूनिवर्सिटी, वो स्टेट के अंडर में है बट वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इसके तहत उसका जो हेड है, उसका जो चांसलर है वो कौन है ना, प्राइम मिनिस्टर है। ये चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। विश्व भारती एक ऐसा यूनिवर्सिटी है जिसका चांसलर रहते हैं कौन ना, पीएम रहते हैं। बाकी स्टेट में जितना भी यूनिवर्सिटीज़ है उसका जो हेड रहेंगे, वो जो चांसलर रहेंगे वो गवर्नर ही हेड रहेंगे। बट अभी कुछ अमेंडमेंट आ रहा है जिसके तहत जो स्टेट के जो सभी यूनिवर्सिटी है, स्टेट रन यूनिवर्सिटी है, उसमें सीएम को रखने के लिए चांसलर चल रहा है बात। अब देखिए जब बिल पास हो जाएगा तब तो फिर आ जाएगा न्यूज़ में जो भी है। नेक्स्ट देखिए, चलते हैं नेक्स्ट पेज में। हाँ, फिर दूसरी बात है आगे, लेजिस्लेटिव पावर क्या रहता है। लेजिस्लेटिव पावर क्या क्या रहता है ना, वो किसी को भी, जो भी स्टेट असेंबली है उसको क्या करते हैं, समन बुला सकते हैं, प्रोरोग भी कर सकते हैं, डिजल भी कर सकते हैं। ये प्रोरोग, डिजल, समन, इसके बारे में अलग से वीडियो होगा, डिटेल्स वीडियो होगा, क्योंकि ये सेंटर में भी होता है, स्टेट में भी होता है। तो इसके बारे में डिटेल्स चर्चा हम दूसरे वीडियो में करेंगे। और दूसरी बात है, जो स्टेट का लेजिस्लेटिव असेंबली रहता है या लेजिस्लेटिव काउंसिल रहता है, उसको हर सीजन, इस जनरल इलेक्शन के बाद जो भी पहला सीजन होता है उसको भी कन्वोकेट करते हैं कौन, गवर्नर करते हैं। फिर दूसरी बात है, स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन जो होते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल का, उनको भी अपॉइंट करते हैं गवर्नर। और दूसरा अपॉइंट करते हैं किसको ना, जिस स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल है उनका जो 1/6 मेंबर रहते हैं, 1/6 में टोटल मेंबर का 1/6 जो पार्ट है, वो कैसे किसको लेते हैं, जो टीचरशिप में या कोई साइंस में कोई बैकग्राउंड रहता है उनको वो जनरली अपॉइंट करते हैं किसके लिए ना, लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए। दूसरी बात है, और क्या क्या डिसाइड करते हैं, क्या क्या उनका लेजिस्लेटिव पावर में आता है। मान लीजिए कोई एक लेजिस्लेटिव असेंबली में कोई मेंबर है, वो दूसरा पार्टी को चला गया, मतलब डिस्क्वालिफिकेशन होता है। तो डिस्क्वालिफिकेशन कौन डिसाइड करेगा, लास्ट में डिस्क्वालिफिकेशन करते हैं तो जो लेजिस्लेटिव असेंबली का जो स्पीकर है उनके ऊपर फाइनल अथॉरिटी है। बट उसके अगेंस्ट में अगर कोई केस करता है या कुछ जाता है आगे बढ़ता है तो वो गवर्नर को ही सुनाया जाएगा। फिर दूसरी बात है, क्वालिफिकेशन हो गया। फिर नेक्स्ट है, कोई भी बिल आता है, मान लीजिए कोई भी बिल उनके लोग जो लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल में पास होने के बाद फाइनल कहाँ पर जाता है ना, गवर्नर के साइन के लिए जाता है। तो वो बिल को साइन भी कर सकते हैं, रिजर्व भी रख सकते हैं प्रेसिडेंट के लिए, या विथहोल्ड भी कर सकते हैं, या रिजेक्ट भी कर सकते हैं, एक्सेप्ट मनी बिल। मनी बिल को तो उनको करना ही है, क्योंकि वो तो पता है आपको, मनी बिल को वापस नहीं कर सकते हैं जो भी है। तो मनी बिल छोड़ के बाकी कोई भी बिल आता है तो उसको साइन करना पड़ता है उनको, वो काम भी गवर्नर का लेजिस्लेटिव पावर में आता है। नेक्स्ट आता है प्रोमुलगेट ऑफ ऑर्डिनेंस। मान लीजिए कभी सीजन में नहीं और देश में या स्टेट में कोई इमरजेंसी आ गया और उसमें कोई नियम पालन करना पड़ता है या नियम को लागू कराना पड़ता है, तो उसी टाइम पे क्या होता है ना, गवर्नर एक ऑर्डिनेंस नॉर्मल सा बिल पास करते हैं। और लेकिन अगर कोई ऑर्डिनेंस पास करते हैं तो जब नेक्स्ट बार मान लीजिए सीजन आता है, नेक्स्ट सीजन आता है या नेक्स्ट जब लेजिस्लेटिव असेंबली फिर से बैठता है, तो उसी टाइम पे विदिन 6 वीक वो लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल में पास हो जाना चाहिए, ये कंडीशन है। और दूसरी बात है, कभी भी ये ऑर्डिनेंस को वापस करा सकते हैं। नेक्स्ट हो गया, और क्या क्या काम करते हैं, जो भी स्टेट फाइनेंस कमीशन जो भी रिपोर्ट देता है उसको लेजिस्लेटिव असेंबली में प्रोड्यूस करते हैं।
और CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर और जनरल जो है उनका भी जो रिपोर्ट आता है पूरा स्टेट का क्या क्या कहाँ कहाँ पर कितना आय व्यय जो भी खर्चा होता है उसको भी वो प्रोड्यूस करते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में। और दूसरी बात है पब्लिक सर्विस कमीशन का भी जो रिपोर्ट होता है उसको भी वो क्या करते हैं नेक्स्ट जो लेजिस्लेटिव असेंबली आता है उसमें वो उसको प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट चलिए देखते हैं उनका नेक्स्ट पावर क्या है। फाइनेंशियल पावर, स्टेट बजट को पास कराना या स्टेट बजट को देखना, फिर उसके बाद उसको लेजिस्लेचर में पास कराना या लेजिस्लेचर में उसको प्रोड्यूस करना। फिर मनी बिल, आपको पता है मनी बिल को गवर्नर साइन तो करेंगे बट इसलिए साइन कर देते हैं क्योंकि कोई भी मनी बिल जब आता है पहले बिल के लिए मान लीजिए कोई बिल मनी बिल कोई लेजिस्लेटिव असेंबली में उसको जो प्रोड्यूस किया जाता है तो पहले से ही गवर्नर का रिकमेंड लेके ही उसको प्रोड्यूस किया जाता है। तो इसलिए उनको साइन करना बाउंड हो जाता है। जब उनको पता ही है कि ये मेरे रिकमेंडेशन आया है तो उसको ऑटोमेटिक साइन ही करेंगे। फिर दूसरी बात है डिमांड ऑफ ग्रांट। इसके बारे में डिमांड ऑफ ग्रांट के लिए भी एक दूसरा टॉपिक दूसरा वीडियो आएगा। डिमांड ऑफ ग्रांट क्या होता है, मान लीजिए सीजन लास्ट में बजट फरवरी में पास होने वाला है और फरवरी से बजट पास हो गया, उसके बाद जब बिल सैंक्शन होने तक कुछ जो खर्चा होता है जो डे बाय डे खर्चा जो गवर्नमेंट सर्वेंट का पेमेंट करना या ऐसे कुछ चीज़ का होता है उस चीज़ का जो पैसा आता है वो कहाँ से वो कौन देगा ना, गवर्नर ही उसको डिमांड ऑफ ग्रांट्स को पूरा कर सकते हैं। दूसरी बात है कोई इमरजेंसी आ गया देश में स्टेट में तो उसके लिए जो कंटीजेंसी फंड है जो कंसोलिडेटेड फंड है तो उसको भी गवर्नर ही पास कराते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है फाइनेंस कमीशन जो हर 5 साल में बैठता है फाइनेंस कमीशन, उसको भी रिव्यू करते हैं। फाइनेंस कमीशन किस लिए बैठता है ये एक पॉइंट याद रखने वाली बात है कि जो स्टेट का फाइनेंस कमीशन 5 साल में बैठता है वो रिव्यू करने के लिए, मतलब एक्चुअली 5 साल में जो म्यूनसिपैलिटीज़ और पंचायत में कितना पैसा गया, उसका कितना खर्चा हुआ और क्या क्या ड्रॉबैक्स हुआ, कितना रिटर्न आया, क्यों रिटर्न आया, तो इसके बारे में भी वो गवर्नर को पावर है कि उसको वो फाइनेंस कमीशन बिठाएंगे और उसके ऊपर रिव्यू भी कराएंगे। दूसरी बात है जुडिशियल पावर। नेक्स्ट पावर क्या आता है जुडिशियल पावर। जुडिशियल पावर जो हाईलाइट किया हुआ है जो वार्ड को देखिएगा, ग्रांट पार्डन, रिफ्राइव, रेस्पाइट, रिमिशन ऑफ पनिशमेंट एंड सस्पेंड, रिमिट, कम्यूट द सेंटेंस ऑफ एनी ऑफेंस टू व्हिच द स्टेट एग्जीक्यूटिव पावर एक्सटेंड। ये वही पनिशमेंट जो है उसको सस्पेंड कर सकते हैं या परमिट कर सकते हैं, रिमिट कर सकते हैं या कम्यूट कर सकते हैं जो किसके लेवल पर हो, स्टेट का एग्जीक्यूटिव लेवल पर हो। मान लीजिए कोई एरिया आता है वो दूसरे कोई क्राइम होता है वो दूसरा स्टेट में होता है या दूसरे स्टेट के अकॉर्डिंगली कुछ वहाँ का रूल दूसरा है तो दूसरे स्टेट के अकॉर्डिंगली कुछ हुआ है तो उसके ऊपर ये गवर्नर वो जो पनिशमेंट होगा उसको ये सस्पेंड या रिमिट या कम्यूट नहीं कर सकते। जहाँ तक स्टेट एग्जीक्यूटिव का पावर है वहाँ तक ही वो कर सकते हैं। दूसरी बात है प्रेसिडेंट कंसल्ट बिफोर जजेस अपॉइंटमेंट। जज को अपॉइंट तो करते हैं प्रेसिडेंट बट गवर्नर के साथ एक बार कंसल्टेशन जरूर होता है। दूसरी बात है गवर्नर क्या करते हैं ना, अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग एंड प्रमोशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस। जो डिस्ट्रिक्ट जज रहते हैं उनको अपॉइंट करते हैं गवर्नर, उनका प्रमोशन भी करते हैं और उनका पोस्टिंग भी करते हैं। बट वो भी डिस्ट्रिक्ट जज का अपॉइंटमेंट, प्रमोशन और पोस्टिंग के टाइम पर स्टेट का चीफ मिनिस्टर और जो स्टेट के रहते हैं चीफ जस्टिस जो रहते हैं हाई कोर्ट के, उनके साथ भी कंसल्ट किया जाता है। नेक्स्ट रहता है अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट जुडिशियल सर्विस। जो स्टेट जुडिशियल सर्विस रहते हैं उनके मेंबर का भी अपॉइंटमेंट करते हैं बट बिफोर कंसल्टेशन चीफ जस्टिस एंड स्टेट PCS के जो मेंबर हेड रहते हैं। नेक्स्ट चलिए, इसमें ये जो लास्ट पेज है नेक्स्ट में हम लोग दिए हुए हैं जो जितना भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल से 156 से लेके 234 तक जो भी है, कंटिन्यूस नहीं है, जो भी आर्टिकल है उनको सब दिया हुआ है। इसको एक बार ओवरलुक करिएगा क्योंकि कभी कभी डायरेक्टली आर्टिकल भी पूछ लेता है। क्योंकि अभी रिसेंटली गवर्नर का बहुत इशू चल रहा है, केरला में हो गया, फिर इससे पहले भी पौंडीचेरी, महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल, यहाँ पर बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शन आए थे। तो उसके चलते कब कोई भी एग्ज़ाम में SSC CGL हो, SSC CPO हो या कोई भी UPSC स्टेट PCS एग्ज़ाम में ये चीज़ आपको पूछ सकता है। तो इसलिए आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बाकी हम नेक्स्ट
ये वीडियो में तो हम मोटा मोटी पर मतलब जो ओवरऑल लुक हो गया कि एक गवर्नर जो पहला प्राइमरी बच्चा है, मान लीजिए गवर्नर के ऊपर कुछ पता भी नहीं है, और पता भी है तो एक रिवाइज क्लास की तरह सब अप्रोक्सीमेटली जो चीज़ है वो रिवाइज हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल्स जाएंगे इसके ऊपर, हर एक वर्ड जो कैपिटल लेटर में मेंशन किया हुआ था, हर एक चीज़ का डिटेल्स हम उसके एलोंग विथ मेंस में कैसे यूपीएससी या स्टेट पीसीएस में कैसे मेंस में उसका जो रिव्यू टाइप का जो क्वेश्चन आएगा उसके ऊपर हम डिस्क्राइब करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर भी करिएगा ताकि, और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट।